कि सन 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आता है। और आपको ध्यान होगा भारत का संविधान तो 1949-50 में निर्मित होता है और यह आयोग 48-49 में आता है। आखिर कौन सा वो कारण था कि इस आयोग को निर्मित करना पड़ गया, जिसके सामने बहुत अधिक लक्ष्य नहीं था कि हमें किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है। अगर मैं संपूर्ण परिस्थितियों को देखता हूं तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि उस समय जब भारत स्वतंत्र होता है, न जाने कितनी सामाजिक समस्याएं हमारे सामने थी। मैं अज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया करता, ना कभी हम अज्ञानी थे, ना है और ना कभी रहेंगे। कोई बच्चा अज्ञानी नहीं हुआ करता है। और शोध केवल विश्वविद्यालय में नहीं होता है, विज्ञान केवल विश्वविद्यालय में तो विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है। मैं तो यहां तक चला जाता हूं कि शहर के बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, गांव का बच्चा विज्ञान जीता है। कभी हमने प्रयास किया कि वो किस प्रकार का विज्ञान है? कभी हमने प्रयास किया कि जब कोई एक पगडंडी बनाता है वो गणित के आधार पर उस ज्यामिति में कितना आगे है, कितना सोच समझ गया है कि ये छोटा रास्ता निकाल लिया है? राधा कृष्णन आयोग ने बड़ा स्पष्ट लिखा है। तीसरा जो उसका लक्ष्य दिया गया है, अनुसंधान का दिया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि भारत को ज्ञान की आवश्यकता है। नई परिस्थितियों में नए ज्ञान के निर्माण का प्रश्न उठता है तो उसे बड़े साफ तौर पर उस ज्ञान के निर्माण के लिए शोध की बात भी करते हैं। तो इसलिए उच्च शिक्षाओं में शोध हमारे यहां हमारे साथ जुड़ता चला गया है। लेकिन जिस प्रकार की शोध होने लगे, आप सभी जानते हैं, लगभग सब करके आए हैं, हम कितना उपयोग उसका कर पाते हैं। हमें तो बड़ा अद्भुत लगता है कि वो 10% का आंकड़ा, वो भी कहने पर वास्तविकता कुछ है, के आधार पर हम निर्णय लेते हैं और जीवन भर उसी सिद्धांत पर चिपके रहते हैं कि यही मेरा सिद्धांत था क्योंकि मैंने ये शोध किया था। लेकिन वास्तविकता तो कहीं से बहुत दूर है। और प्राचीन भारत ने केवल शोध को उपाधि नहीं माना है। प्राचीन भारत बड़ा मजेदार बात कहता है। तैत्तिरीयोपनिषद में मैं कई स्थानों पर यह कहा करता हूं, आचार्य पूर्व रूपम अंते वासी उत्तरूपम विद्या संधि, कि विद्या दोनों को जोड़ती है। मजेदार है, प्रवचनम संधानम, पढ़ाने का तरीका संधान है। अरे संधान होगा तो अनुसंधान होगा। क्या हम पढ़ाते हुए बच्चे का कुछ खोजते हैं कि बच्चा किस रूप में सीखना चाहता है? हमने टीचिंग स्टाइल्स की बात की है, हमने शिक्षण शैलियों की चर्चा की है और मुझे लगता है कि शिक्षण शैली के स्थान पर अधिगम शैलियों का प्रश्न उठाना पड़ेगा। बच्ची सीखती कैसे है? मुझे ध्यान आता है, यह बात भी मैं कई स्थानों पर कह चुका हूं, किसी खास कारण से कहता हूं। हरिद्वार में बाबा रामदेव जी के यहां विद्यालय है, उनके गुरुकुल में था, अध्यापकों का प्रशिक्षण चल रहा था। तो बहुत सारे अध्यापकों ने बहुत सारी बातें कही। मैंने कहा सबका उत्तर की है, किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी तुमने, गाना है किसी का चेहरा भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? चेहरे को पढ़ लो तो शोध समझ आ जाएगा। ये पेडागोजी शिक्षण विधि नहीं है। प्राय हम कह देते हैं कि अनेक प्रकार की पेडागोजी ठीक है, लेकिन उसका एक विशिष्ट अर्थ है। पेडागोजी का अर्थ है, आप जानते हैं बच्चों के चिकित्सक को क्या कहते हैं? ये वही पैडा शब्द है जिसका अर्थ है
बच्चे के सीखने के स्वरूप को पहचानो, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को पहचानो, विषय के स्वरूप को पहचानो, फिर उन दोनों का आपस में संबंध स्थापित करो। वो पेडागोजी बनती है। केवल सीखने की पद्धति पेडागोजी नहीं हुआ करती है। यही कारण है शिक्षा नीति ने अपने पहले सिद्धांत में कहा, आप अगर शिक्षा नीति पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय के अंत में लगभग 25 सिद्धांत दिए गए हैं, और पहला सिद्धांत है जो प्राय हम नहीं कर पाते हैं। वो सिद्धांत कहता है, बच्चे को देखो, पहचानो, उसकी क्षमताओं को पहचानो, उन्हें मान्यता दो, और फिर उन्हें विकसित करने के उपाय सोचो। और अकेले नहीं, हम तो 6-7 घंटे के लिए मिलेंगे। बच्चा घर में रहता है, माता पिता भी हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभिभावकों के साथ मिलकर, और फिर यहां तक नहीं रुके, फिर कहा केवल ऊपर से नहीं देखना है, शब्द का प्रयोग किया गया संवेदनशील मन से, सेंसिटाइजिंग, अर्थात बच्चे की वेदना तक आओ तो सही, उसकी अनुभूतियों तक आओ तो सही, बच्चे में बैठो तो सही, बच्चे को पहचानो तो सही, उसकी शक्तियों को देखो तो सही। यही कारण था कि 2005 में जब पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई, उसमें रचनावाद का प्रश्न उठाया गया। लेकिन हम बहुत सारे शिक्षा के संस्थानों में स्किनर पढ़ाते रहे, टागोर पढ़ाते रहे, जो ये कहता रहा कि बच्चे कोरी स्लेट हैं। कोई बच्चा कोरी स्लेट नहीं। आश्चर्य होता है, एक बच्चा घर में इतनी बातें करता है या करती है, हम माता पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में कहते हैं पता नहीं कहां से सीख कर आ जाता है या आ जाती है, हमने तो नहीं सिखाया, फिर भी कहां से आ जाता है। लेकिन जो विद्यालय जाता है, उसकी अध्यापिका उसी की भाषा में अनुत्तीर्ण घोषित कर देती है या कर देता है, इसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो घर में बात कैसे करता है। क्या सहनशीलता है? क्या अध्यापक की भूमिका के रूप में विषय तक सीमित रहना होगा क्या? साथियों, एक बहुत मार्मिक वाक्य इस शिक्षा नीति ने कहा है। मैं सुबह से प्रतीक्षा में था कि वह वाक्य निकले तो सही, जो पूरे शिक्षण की प्रक्रिया को परिवर्तित करता है, शिक्षण शास्त्र को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, एक नया शिक्षण शास्त्र खड़ा करता है। और वही खोज की आवश्यकता होगी, वही अनुसंधान की आवश्यकता होगी। वह वाक्य है, यस चिल्ड्रन शुड लर्न व्हाट दे आर लर्निंग। यह ठीक है, बच्चे वो सीखें जो सीख रहे हैं, लेकिन वह यह भी सीखें कैसे सीखा जाता है, हाउ टू लर्न। यहां शिक्षक की भूमिका है, किसी बात को कैसे सिखाया जा सकता है। एक उदाहरण दूंगा। मेरी एक कक्षा का विद्यार्थी भौतिक शास्त्र पढ़ा रहा था, फिजिक्स पढ़ा रहा था, उसे पढ़ाना था। समय हो गया क्या? तो कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा शायद समय हो गया है। कितना है पास? भौतिक शास्त्र पढ़ा रहे थे और विषय भी थोड़ा कठिन था। लाइट की यूनिट क्या होती है, तो बहुत समझाया उसने, बाद में तंग हो गया, आकर कहते सर सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कहा आपने बहुत प्रयास किए, इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूं। मैंने कहा एक काम करो, विकासपुरी का विद्यालय था, सेंट्रल स्कूल, उसके साथ एक छोटी सी दुकान थी। मैंने कहा उस दुकान से एक साबुन आता है लक्स, वो ले आइए। वो ले आया। मैंने कहा इस लक्स साबुन का रैपर देखिए, क्या है, कोई स्नान कर रहा है या कर रही है, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक है।
मैंने कहा यही चमक तो लक्ष्य कहलाती है। बच्चा रोज इस प्रकार के जो साबुन से नहाता है वो तो रोज देख रहा है लक्ष्य, इसे पढ़ाने की आवश्यकता का स्वरूप क्या होना चाहिए था, ये मेरी निगाह होनी चाहिए। और कुछ नहीं, बाहर नहीं जाते तो बच्चों से कम लक्सर पेन ही मांग लेते। लक्सर पेन से भी लिखते, दूसरे पेन से भी लिखते, बताते किसमें चमक है, तो भैया इस बिजली की लाइट की यूनिट लक्स है, ये उससे समझ आ जाता। यानी शिक्षा नीति ने अगर आप उसे गहराई से पढ़ते हैं, एक बात बड़ी मजेदार कही है, बार बार कहा है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, आप भी ऑब्जर्व कीजिए और उनका निरीक्षण करते हुए देखिए बच्चे क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, नहीं क्या क्या जानते हैं, वहां से आगे बढ़ो ना। सच तो यह है, मैं कई बार अपने अध्यापकों को कहता था कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने दो प्रारंभ में। यह भी चाहता था कि प्रश्न होते उसके बाद प्रश्नोत्तर से निकल कर आता। प्रश्न पूछने दो, उन प्रश्नों को लिख लो। तो मेरे भाई उन प्रश्नों को लिखोगे, अगर उनके उत्तर लिखोगे वो आपकी पुस्तक बन जाएगी, पढ़ाया कैसे जाता है। सुबह एक बिंदु आया, फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमें सोचना होगा, जांचने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। दिस पॉलिसी इज नॉट टॉकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ इवैल्यूएशन। उनके अपने अलग अर्थ हैं, वो संदर्भ दे दिया है, लेकिन ये बात कर रही है असेसमेंट की, ये बात कर रही है आकलन की, और उसके पहले भी एक शब्द लगा देती है फॉर्मेटिव, रचनात्मक। क्यों लगाया, क्यों असेसमेंट का प्रयोग किया, कैसे समझाओगे। एक गोष्ठी में अध्यापकों ने पूछ लिया, तो मैंने पूछा, हिंदी में एक मुहावरा है, पूत के पांव, यही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। बच्चे के चलने बोलने की शैली से पहचानो बच्चा किस दिशा में जाएगा। मुझे ध्यान आता है, एक बच्चा चल रहा था, मैंने पीछे से देखा और उसकी पूरी एड़ी घिसी हुई थी। मैंने बुलाया, बेटा दिखाओ। फिर मैंने कहा चलकर दिखाओ। तो पता लगा कि बच्चा जब चलता है तो इस पांव पर बहुत बल देता है। पिता को बुलाया, इसके यहाँ हवाई सो लगवा दीजिए। और कुछ दिन के बाद बच्चे की चाल भी ठीक हुई। यह फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जब मैं चाहूं कि विकास की बात करता हूं, ये अचानक नहीं कहती है शिक्षा नीति के प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को लेंगे। हम तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते रहे, लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट है क्या, ये तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आप सब जानते हैं, पंचकोशीय विकास का प्रश्न उठाया है। वो गहरा शब्द है, वो आसान शब्द नहीं है। पहला शब्द अन्नमय कोश, शरीर का विकास हो। फिर प्राणमय कोश, प्राणों का विकास हो। फिर मनोमय कोश, मानसिक विकास हो। फिर विज्ञानमय कोश, और अंत में आनंदमय कोश। मैं पूछा करता हूं, ये कोश शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। कोश खाली नहीं होता, कोश होता है ऊर्जा भरी हुई है, उसे उद्घाटित करवाना है। बच्चे में शक्ति भरी हुई है, उसका उद्घाटन कराने में हमारी भूमिका है। वो कोरा स्लेट नहीं है, वो टेबुला रसा नहीं है। हम बच्चे से जुड़कर देखें तो सही। आज एक बड़ा मजेदार प्रश्न है, मल्टीडिसिप्लिनरी। ये आज का प्रश्न नहीं है केवल,
चरक संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। श्लोक है, एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्याच्छास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानयात् चिकित्सकः। हम सभी चिकित्सक हैं। एक शास्त्र के पढ़ने से नहीं होगा। बड़ा एक अजीब से प्रश्न थे, हम सारे कैसे विषय पढ़ा सकते हैं? सब विषय पढ़ाने का प्रश्न नहीं है। मैं जो विषय पढ़ा रहा हूं उस विषय के पढ़ाने में दूसरे विषयों का योगदान कितना है। क्या इतिहास को बिना राजनीति विज्ञान के पढ़ाओगे? क्या इतिहास की बातें बिना काल गणना गणित के चल पाएंगी? इतिहास पढ़ाते हुए क्या वहां की भौगोलिकता नहीं चाहिए? क्या इतिहास पढ़ाते हुए विज्ञान कब कब उदय हुआ उस राष्ट्र में उस स्थान पर इसकी सहायता नहीं चाहिए? क्या हमारा शरीर ऐतिहासिक नहीं है? हमें समझना होगा, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज ग्रोथ एंड अदर इज डेवलपमेंट। एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। वृद्धि का अर्थ है जो प्रकृति ने हमें दिया है, विच इज गिवन बाय नेचर टू अस। और विकास का अर्थ है दिशा के साथ, डेवलपमेंट, दिशा के साथ उसे आगे बढ़ाना। प्रकृति ने बच्चे को बहुत कुछ दिया है, सभी को दिया है, सभी विद्यार्थियों को दिया है। मैं तो कई बार कहा करता हूं बच्चों को, जब पढ़ाता था, मैंने जो बातें बताई उनमें से बताओ कौन कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, या अगर आप होते तो कहां कहां बदलते। और मजेदार बात बनती है, बहुत से विद्यार्थियों ने मेरी शिक्षण की शैली को रूप दिया। अपनी शिक्षण की शैली को रूप दिलाने के लिए बच्चों से पूछना, संवाद स्थापित करना भी शिक्षक की भूमिका है। साथियों, प्रश्न बहुत सारे हैं, मैंने केवल कुछ संकेत आपके समक्ष रखे हैं। संधान के साथ जोड़ा उसे अध्यापक की भूमिका को पहचानने के लिए शिक्षा नीति में पहचानिए आखिर इस वाक्य क्यों कहना पड़ा है, क्यों उसे कहना पड़ा है कि मेरे भाई, देयर इज नो हार्ड सेपरेशन। भाव आप इनको अलग अलग मत कीजिए विषय को। क्यों कहा गया कि सीखना चाहिए? और अंत में एक बात कहकर समाप्त करता हूं, क्योंकि वह बहुत प्रमुख बिंदु है, वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी रुका हुआ है। एक बहुत ही सुंदर बात शिक्षा नीति कहती है, आर्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, गेम्स ओरिएंटेड एजुकेशन। ये गेम्स ओरिएंटेड एजुकेशन का मतलब खिलाना नहीं है, दल के रूप में काम करना, गोल करने के लिए ठीक समय पर निर्णय लेना, सामूहिकता के साथ जुड़ना, सदैव उत्साह रखना, हार न मानने की इच्छा जाहिर करना, यह गेम्स बताती हैं। इसलिए वो गेम्स ओरिएंटेड एजुकेशन है। कलात्मक शिक्षा केवल सौंदर्य का भाव नहीं है। हमारे एक साथी ने यहां प्रातःकाल इन्होंने प्रातःकाल की प्रार्थना की और सायंकाल की प्रार्थना की, और मेरा अनुभव है, बहुतों के मुंह से निकला, वाह, यह कलात्मकता है, यह कलात्मकता है। मन इस प्रकार का चाहिए जो पहचान सके, जो मन की भावनाओं को जुड़ सके। एक डॉक्टर भी जी फाड़ कर आता है, अपनी छोटी सी बिटिया को देखकर अपने गले से लगाता है, ये आर्ट एंड एजुकेशन है। क्या उस प्रकार के भाव आते हैं कि नहीं? और इस शिक्षा नीति ने पहले भाग में, पहले अध्याय में, तीसरे पैराग्राफ में बहुत सारी समस्याओं को गिनाया है। फिर एक साथ कहा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मानविकी और कलात्मक विषयों की मांग बढ़ती जाएगी, ह्यूमैनिटीज की और कला की मांग बढ़ती जाएगी। शिक्षक का इतना महत्व है, पहले अध्याय में शिक्षक की चर्चा है,
दूसरे अध्याय में शिक्षक की चर्चा है, तीसरा अध्याय ड्रॉपर्स को लेकर शिक्षक की चर्चा की है, चौथे अध्याय में पूर्ण पेडागोजी में शिक्षा की चर्चा की है, पांचवा अध्याय शिक्षक पर ही है, छठे अध्याय में समन्वय के लिए शिक्षक है, सातवें अध्याय में क्लस्टर के रूप में शिक्षकों का आदान प्रदान है, आठवां अध्याय फिर जिस समय प्रत्यायन का प्रश्न है शिक्षक की चर्चा करता है, नवा विश्वविद्यालय की चर्चा है उसमें शिक्षक है, 10 में शिक्षक है, 11 में परिवेश निर्माण के लिए शिक्षक है, 12 और 13 और 15 खुद शिक्षक पर है। यानी हर अध्याय में शिक्षक की भूमिका समाई है। तो भैया केवल 5वां और 15वां अध्याय पढ़कर नहीं चलेगा, सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है, उसे खोजने के लिए दृष्टि चाहिए। ब्यूटी एग्जिस्ट एवरीवेयर, व्हाट वी नीड आइज टू परसीव इट। अध्यापक की भूमिका इसी प्रकार के आंखों को, नेत्रों को बनाने में समाई है। इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ।